अब चलिए मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के सियासी इस ड्रामे का विश्लेषण करना जरूरी है। ये समझाने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में आई इस राजनीतिक स्थिति की असली वजह क्या है। वजह बहुत सी हो सकती है और इन पर लगातार हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन असल में ये खेल है क्या और रचा किसने है, इसे समझिए। क्या ये शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई है? क्या इस पूरी बगावत का उद्देश्य ठाकरे परिवार से पार्टी छीनना है, या फिर एनसीपी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि शिवसेना को कमजोर कर दिया जाए और उसे सिर्फ मुंबई की पार्टी बनाकर रख दिया जाए, या फिर ये पूरा ड्रामा शिवसेना की तरफ से इसलिए रचा गया है ताकि वो एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से निकल सके, या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति पर कब्जा करने का बीजेपी का दांव है। ये वो तमाम सवाल है और ये सवाल हम इसलिए भी रख रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है हमारे पास। महाराष्ट्र की सियासत में हर पल स्थिति बदल रही है और इसीलिए उस हिसाब से सवाल भी। उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि वो सरकार बचा लेंगे या एकनाथ शिंदे को मना लेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने तय कर लिया है कि उन्हें अब शिवसेना के साथ इस गठबंधन में रहना ही नहीं है। वो गुवाहाटी में 42 से ज्यादा विधायकों के साथ होटल में मौजूद हैं। इसमें 38 विधायक शिवसेना के हैं। उनको विधायकों को वहां एक साथ रखकर तस्वीर खिंचाना इस बात का साक्षी है। विधायकों के साथ बातचीत का एक वीडियो भी आया है, आप वो वीडियो देखिए और उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहिती। तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला आमची पुरी शक्ती आहे, कुठेही काही लागलं तर कधीही कमी पडणार नाही, याची प्रचिती आपल्याला जेव्हा जेव्हा आवश्यकता भासेल तेव्हा तेव्हा सगळ्यांना। कीवर्ड सुनिए, इस वीडियो में एकनाथ शिंदे बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके साथ आए विधायकों ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और आगे जो भी जरूरत होगी वो पूरी करेंगे। यानी कि आप बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे सरकार बनाने वाले हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की भी थोड़ी देर पहले मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इसी वीडियो को कोट करके बीजेपी पर आरोप लगाए। खुद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ हो। आणि याला एकच उदाहरण मी सांगू इच्छितो की आता मी टेलिव्हिजनवर एकनाथ शिंदे यांचा एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं कि आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे। बगावत के पीछे बीजेपी है सर, क्या आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है? अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। सुना आपने, दोनों में विरोधाभास है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने यह कहा कि सरकार अल्पमत में है या नहीं ये विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के बाद तय होगा। भले ही शरद पवार ये दावा कर रहे हो कि वो सरकार बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आज गुवाहाटी से आई हैं, उन्होंने उद्धव कैंप और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की नींद जरूर उड़ा दी होगी। तस्वीरें दोपहर में आई, 42 विधायक साफ साफ गिने जा रहे हैं। इनमें से 38 शिवसेना के बताए जा रहे हैं, बाकी 4 निर्दलीय हैं और तब से अब तक इन विधायकों की संख्या में कोई घटोतरी नहीं, कोई घाटा नहीं हुआ है, इनफैक्ट इजाफा ही हुआ है, क्योंकि लगातार विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, ऐसी खबरें हमें मिल रही है। महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्रालय को 2 महीने पहले ही यह खुफिया जानकारी दी थी कि शिवसेना के 10 से 12 विधायक बगावत कर सकते हैं। एसआईटी ने यह बताया था कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर, मुंबई सहित ठाणे और रायगढ़ जिले सहित कई अन्य जिलों के विधायक लगातार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि उसमें सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं था, लेकिन ये जानकारी बहुत पहले
स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गई थी। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ये बड़ी खबर है मृत्युंजय, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था और ऐसा नहीं है कि इसकी भनक मुखिया को, पार्टी के और महाराष्ट्र के मुखिया को ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये खेल बहुत पहले से चल रहा था और इस खेल की जो कहानी की रचने की शुरुआत की गई थी वो अप्रैल महीने में की गई थी और इसकी जानकारी महाराष्ट्र की जो खुफिया विभाग है, विशेष तौर पर मुंबई पुलिस का जो खुफिया विभाग है जिसे SID कहते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनके पास में बाकायदा एक इनपुट था और इस इनपुट की जानकारी उन्हें गृह विभाग और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी थी और बाकायदा ये भी कहा था कि मुंबई के पश्चिमी उपनगर ठाणे जिले के 10 से 12 विधायक शिवसेना से बगावत कर सकते हैं, शिवसेना छोड़कर जा सकते हैं और भाजपा उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार का एक इंटेलिजेंस दिया गया था, लेकिन इसे शिवसेना ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़े ही हल्के अंदाज में लिया और आपको याद होगा कि बीते 2 महीने में जो प्रकरण चल रहा था उस समय राज्य सरकार का ध्यान उस पर केंद्रित था। नवनीत राणा का प्रकरण जो हनुमान चालीसा का था, मोहित कंबोज को टारगेट करने की बात आई थी और अन्य जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो साथ ही साथ राज ठाकरे का हिंदुत्व मुद्दा था। कहीं न कहीं सरकार का ध्यान उस तरफ था। इसी दौरान ये पूरा खेल रचा जा रहा था। बाकायदा इनपुट दिया गया था कि 12 विधायक छूटेंगे और कहीं न कहीं इसे हल्के में लिया गया कि अगर 12 विधायक जाते भी हैं तो राज्य सरकार को इतना बहुमत है कि उन्हें आंकड़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 12 लोगों के जाने से सरकार पर कोई आत्महत्या खतरा नहीं होगा। 10 से 12 विधायकों का बहुत पहले जानकारी या इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला 36 के आंकड़े तक पहुंच गया है और नींद तब नहीं खुली, अब क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जानकारी के लिए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा समीकरण अब आप समझ लीजिए, 10 से 12 पहले कहा गया, लेकिन अब आंकड़ा पहुंच गया 38 के आसपास। अगर इकलौते शिवसेना की बात करूं, लगातार तस्वीर बदलती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि किस गुट में कितने विधायक हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है मैं आपको ये समझाती हूँ। यानी शिवसेना में कलह से पहले महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के गठबंधन की सीटें कितनी थी ये देखिए। विधानसभा की मौजूदा संख्या 287 विधायकों की है, यानी बहुमत के लिए जो मैजिकल फिगर चाहिए वो 144 विधायकों का है। अब इसमें से शिवसेना के पास 55 विधायक थे, एनसीपी के पास 53 थे और कांग्रेस के पास 44, और इस तरह से कुल 152 विधायकों के समर्थन से ये गठबंधन की सरकार चल रही थी। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि शिवसेना के 55 में से 38 विधायक बागी हो गए हैं, तो इनके पास कितने बचे? कुल 17, और गठबंधन में बचे कुल 114, यानी अल्पमत में सरकार, बहुमत से 30 विधायक कम, सरकार आ गई अल्पमत में। और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति के खेल कई सवालों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पहली नजर में जो सबसे प्रमुख नजर आता है वो ये है कि शिवसेना टूटने की कगार पर खड़ी है। अल्पमत में सरकार के साथ होने के एक जो परेशानी का सबब है उद्धव ठाकरे के लिए, वो उनकी पार्टी का भी टूट जाना है। उद्धव ठाकरे का ये डर है कि कहीं विधायकों के साथ उनकी पार्टी का सिंबल भी ना चला जाए। आगे आपको बताएंगे हम ये सब कुछ, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में नवी मुंबई और पालघर के इलाकों में जो पोस्टर्स लगे हैं वो मेरे साथ वाली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे को ठाणे, नवी मुंबई और इस पूरे इलाके का एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, कद्दावर। यहाँ शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? शिवसेना 56 साल पुरानी पार्टी है। बाल ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की थी, उनके एक इशारे पर लाखों शिवसैनिक खड़े हो जाते थे। वो कभी किंग नहीं बने, हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2019 में यही गलती कर दी। किंग बने, रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया। ठाकरे परिवार से होने के बावजूद उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की दबी हुई इच्छा सामने आ गई। मौका लगते ही उन्होंने इसे भुना भी लिया और इसके लिए बीजेपी के साथ जो 30 साल पुराना उनका गठबंधन था वो तोड़ दिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। कल अपने बागी विधायकों को मनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देने के लिए उद्धव ठाकरे एक इमोशनल स्पीच देते नजर आए। बाद में सरकारी आवाज भी खाली कर दिया, ये भी एक इमोशनल स्टेप था। भाषण में भी उन्होंने कहा था कि उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है और अगर एकनाथ शिंदे सामने आकर इस्तीफा मांगते हैं
तो वो दे देंगे। ये उद्धव ठाकरे का इमोशनल कार्ड ही था। उन्होंने वही किया जो 30 साल पहले उनके पिता बाला साहेब ठाकरे ने किया था। 1992 में बाला साहेब की कार्यशैली पर उनकी पार्टी के ही एक साथी ने सवाल उठा दिया। इसके बाद बाला साहेब ने सामना में एक लेख लिखा और ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद तो बाला साहेब को मनाने की कोशिशें तेज हो गई। फिर यह तय हो गया कि बाल ठाकरे के बगैर शिवसेना कुछ नहीं है। शायद उद्धव ठाकरे को भी यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके पिता ने जिस संघर्ष और कठिनाई से अपनी पार्टी खड़ी की थी, वो संघर्ष उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं किया। उन्हें सब कुछ किया, कराया, हासिल हुआ। बस पिता की विरासत को आगे बढ़ाना, ये चैलेंज उनके पास था। इसमें वो फिलहाल तो असफल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन बागी विधायकों की तरफ से उद्धव ठाकरे को जो पत्र लिखा गया है, उसमें उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया है, अपनी शिकायतें दर्ज कर दी है, साफ आरोप लगाए हैं कि उद्धव उनकी सुनते नहीं थे। कल वर्षा बंगले के दरवाजे सचमुच जनता के लिए खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 साल से शिवसेना विधायक के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें लोगों ने नहीं चुना था। ये लोग विधान परिषद और राज्यसभा के माध्यम से आए थे। शिवसेना विधायक के रूप में हमें वर्षा बंगले तक सीधी पहुंच नहीं मिली। मुख्यमंत्री मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सभी से मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि आप कभी मंत्रालय ही नहीं गए। कई बार निर्वाचन क्षेत्र के काम, अन्य मुद्दों, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए सीएम साहब से मिलने का अनुरोध करने के बाद हमें बुलाया जाता और बंगले के गेट पर घंटों खड़ा रखा जाता। सीएम को फोन करने पर फोन रिसीव नहीं होता था। आखिरकार हम ऊब जाते और चले जाते। हमारा सवाल यह है कि अपने ही विधायकों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार क्यों? ये बागी चिट्ठी है। इस वक्त एक खबर मिल रही है, शिवसेना नेता विधानसभा में स्पीकर के सामने 15 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग लेकर पहुंचे हैं। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट की मदद से यह याचिका तैयार की है। इसमें कहा गया है कि 15 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने पर विचार किया जाए। बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी यहां पर हो रही है। याचिका तैयार करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की राय ली गई है और उसके बाद इसका खाका तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के शीर्ष वकीलों से याचिका तैयार करवाई गई है। तो कुल मिलाकर शिवसेना टूटने के कगार पर है। शिवसेना के बागी विधायक कह रहे हैं कि एनसीपी इसकी सबसे बड़ी वजह है। एनसीपी तो क्या शिवसेना में बगावत की स्क्रिप्ट एनसीपी ने लिखी है? क्या शरद पवार का प्लान ये था कि महाराष्ट्र में शिवसेना को कमजोर किया जाए ताकि राज्य में उनकी पार्टी सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर रहे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति को शरद पवार ने एनसीपी बनाम बीजेपी बनाने का दांव चला है? क्या उद्धव ठाकरे को सरकार का चेहरा बनाकर पावर की चाबी जो है वो खुद पवार ने अपने पास रख ली थी? ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब तलाशना है। राजनीति में एक घटनाक्रम के पीछे कई तरह की वजह होती है और एक घटनाक्रम का असर कई तरह से होता है। 2.5 साल देख लीजिए जो बीते हैं। शिवसेना के विधायकों की शिकायत है कि सरकार में सिर्फ एनसीपी की चलती है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं। वर्षा बंगले के दरवाजे शिवसैनिकों के लिए बंद हैं, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने सोची समझी रणनीति के तहत एक मोहरा बनाया था? रिपोर्ट देखिए। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेले 25-30 वर्ष आपण त्यांच्या विरोधात ते आपल्या विरोधामध्ये हे लढत आलेलो आहोत। मग त्याच्यानंतर हे जे काय घडलं हे सर्वांना माहिती आहे की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विशेषतः पवार साहेबांनी ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली। त्या बैठकीमध्ये सगळं ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचे आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल। राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता भी हो ये जरूरी नहीं है। उद्धव ठाकरे जिसे जिम्मेदारी लेना कह रहे हैं
हो सकता है वो सोची समझी रणनीति के तहत उनके सहयोगी दल एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें दी हो। ठाकरे को चुनावी राजनीति और सरकार चलाने का अनुभव तक नहीं था, न ही शिवसेना में कोई ऐसा अनुभवी नेता उनका करीबी था जिसकी सलाह लेकर वो काम कर सके। ऐसे में शरद पवार की सलाह और उनके निर्देश पर सरकार चलाना ही उद्धव को सही लगा। शायद यही वजह रही कि सरकार का कंट्रोल शरद पवार के हाथ में रहा है। जरा हिस्सेदारी पर गौर कीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। उद्धव सरकार में 31 कैबिनेट मंत्री हैं। 31 में 10 शिवसेना के हैं, 10 कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हैं और 11 कैबिनेट मंत्री एनसीपी के हैं। शरद पवार ने सरकार का चेहरा उद्धव को बनाकर पावर की चाबी अपनी जेब में रख ली। शरद पवार ऐसे चाहते थे कि कोई ऐसे नेता मुख्यमंत्री बने जो शिवसेना चाहते थे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ वही डिमांड किया था कि ये बाला साहेब ने बोल के गया था कि हमें शिवसेना को मुख्यमंत्री होना है, तो वो डिमांड शरद पवार ने मान लिया। बाकी कांग्रेस को भी समझाया अगर बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है तो ये एक गठबंधन बन सकता है जो महाअघाड़ी के नाम पे बना और उद्धव ठाकरे उसका चेहरा बना। ये शरद पवार का ही बना हुआ था। शरद पवार की पार्टी को ज्यादा पावर, मंत्रालयों में ज्यादा दखल, एनसीपी विधायकों को सरकार में ज्यादा तरजीह, यही वो वजह रही जिसने शिवसेना विधायकों को नाराज कर दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिवसैनिक प्रताप सरनाईक ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें इसका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, पिछले 1.5 साल में अपनी पार्टी के कई विधायकों से मेरी चर्चा हुई। सबने कहा कि एनसीपी कांग्रेस के विधायकों का काम झटपट हो जाता है। अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवसेना विधायकों के काम नहीं होते। मतलब साफ है कि गठबंधन की जमीन पर एनसीपी ने असंतोष का बीज सरकार बनाने के बाद ही रोपना शुरू कर दिया था। इसका जिक्र कांग्रेस नेता भी करते हैं। एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे। वही बात हमारे भी सामने आती थी और हमारे मंत्री जो थे, मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। आखिरी राज्य की जनता के लिए ये सरकार बनाई है। इसका मतलब ये है कि सरकार में अजीत पवार चाचा शरद पवार का एजेंडा चला रहे थे। अब सवाल ये है कि जब सरकार पर इतना बड़ा संकट आया तो उद्धव के संकट मोचक शरद पवार कहाँ गए? कांग्रेस के नेताओं का क्या रुख है? 22 जून को शरद पवार उद्धव से मिले। दोनों की 1 घंटे तक बातचीत हुई। कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले नेता कमलनाथ 1 दिन के लिए मुंबई पहुंचे। कांग्रेस और एनसीपी गहराते राजनीतिक संकट पर कवायद तो करते दिख रहे हैं, लेकिन संदेश साफ है कि शिवसेना टूटे तो टूट जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो उनका अंदरूनी मामला है और अभी भी जो है, जो लोग इधर उधर गए हैं उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं निकाला है, ना ही उस पार्टी के प्रमुख ने जो है उन लोगों को पार्टी से निकाला है। तो उनकी संख्या जो है उतनी है जितना जब गवर्नमेंट फॉर्म किया था। शिवसेना टूटने से न कांग्रेस को फर्क पड़ेगा न एनसीपी को। अगर पार्टी टूटी तो सीधा फायदा एनसीपी को जरूर होगा। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ तो शिवसेना ने 56 सीटें जीती। इस चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने 54 सीटें जीती। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 44 सीटें मिली थी। यानी महाराष्ट्र में एनसीपी का सबसे करीबी मुकाबला अगर किसी पार्टी के साथ है तो वो शिवसेना है। ऐसे में अगर शिवसेना टूटती है तो फायदा एनसीपी को होगा। कांग्रेस राज्य में पहले ही कमजोर स्थिति में है और ऐसे में महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई बीजेपी बनाम एनसीपी ही रह जाएगी। अल्टीमेटली शिवसेना का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस महाराष्ट्र में वो खतरे में है। उसका एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, ये एक सवाल पैदा हो चुका है। इसलिए इसका जो मराठा जो जितना वोट बैंक है, ये अगर मराठा वोट बैंक कांग्रेस और एनसीपी के बीच में कितना हो और एनसीपी डायरेक्ट बीजेपी के साथ कन्फ्रंट करे, ये पॉलिटिकली शरद पवार को सूट करता है। लेकिन एक सत्ता, राष्ट्रपति चुनाव का पहले एक सत्ता चले जाना,
ये तो लिए अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा झटका है ना। अगर नतीजों को क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण और मुंबई में शिवसेना को एनसीपी से ज्यादा बढ़त मिली थी। मराठवाड़ा में शिवसेना ने 12 और एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। ठाणे कोंकण में शिवसेना ने 15 और एनसीपी ने 5 सीटें जीती थी। मुंबई में शिवसेना ने 14 और एनसीपी ने 1 सीट जीती थी। ठाणे क्षेत्र में शिवसेना का जनाधार बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे ही हैं। अगर शिवसेना टूटी तो मुंबई रीजन की ही मजबूत पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि 23 जून की दोपहर हुई बैठक में जो 13 विधायक मौजूद रहे, उनमें ज्यादातर मुंबई रीजन से ही चुनाव जीते हैं। अब समझा जा सकता है कि सरकार में सबसे बड़ी हिस्सेदार और सहयोगी एनसीपी इस संकट को शिवसेना का अंदरूनी मामला क्यों बता रही है। और एक बार फिर दोहरा रही हूँ, राजनीति में जैसा दिखता है वैसा होता हो ये जरूरी नहीं है। ये बात इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि शिवसेना का संकट जैसा दिखाई दे रहा है शायद वैसा है नहीं। शिवसेना ने बेमेल गठबंधन करके सरकार तो बहुत उत्साह के साथ बना ली, लेकिन गठबंधन के साथियों को बरतने के बाद ये जाना कि ऐसे हालात में सरकार चलाना मुश्किल है। तो क्या विधायकों की नाराजगी के बहाने शिवसेना ने महागठबंधन से निकलने का दांव चला है? क्या हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने की बदनामी से बचने के लिए दांव चला है? सवाल यह भी कि क्या शिवसेना विधायकों और नेताओं ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए सरकार गिराने का प्लान बनाया है? ईडी की कार्रवाई का सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं, या हम उठा रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने 1 साल पहले उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, जिक्र किया है इसका। सरनाईक ने इस बात पर जोर दिया था कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से शिवसेना का फायदा है। गठबंधन ना होने की वजह से शिवसेना विधायकों को केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर रखा गया है। विधायक प्रताप सरनाईक के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। ईडी ने हाल में ही एक केस में सरनाईक की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की। शिवसेना विधायक और ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब के 14 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर चुकी है। शिवसेना नेता यशवंत जाधव पर नकली कंपनी के जरिए आर्थिक लेन देन करने का आरोप है। इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर होने की खबर है। शिवसेना विधायक रविंद्र वायकर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटनकर, उन पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। श्रीधर के 11 फ्लैट ईडी ने मार्च के महीने में जब्त किए हैं। चिट्ठी में प्रताप सरनाईक ने कई नामों का जिक्र किया था। शिवसेना नेता राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक का हाल देख चुके हैं। दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा है। शिवसेना विधायक नहीं चाहते कि उनके खिलाफ ईडी जांच करे तो और कोई सबूत मिले और वो जेल चले जाए। जांच की आज तो खुद ठाकरे परिवार पर भी है। तो हो सकता है कि वर्तमान और भविष्य की चिंता में खुद ठाकरे परिवार ने यह दांव चला हो। ये क्या खेल हो रहा है ये तो शिवसेना ही जानती है। उनके लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। देखिए ये तो शिवसेना बेहतर जाने। उद्धव ठाकरे जी कुछ और कहते हैं, संजय राउत जी कुछ और कहते हैं। सहयोग था कि सरकार बन गए, लेकिन महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ सरकार बनाई, मुसीबतों की कतार लग गई। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि शिवसेना का महाविकास आघाड़ी के साथ राजनीतिक भविष्य नहीं दिखाई देता। पिछला चुनाव उन्होंने लोकसभा और विधानसभा का शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और जीता था। तो आज जितने भी विधायक और सांसद हैं तो वो बीजेपी के साथ वाले चुनाव के नतीजे हैं उनके। तो अगला चुनाव उनको लगता नहीं है, भरोसा नहीं है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में वो उसी तरीके से जीत पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस के मित्र और उद्धव के सबसे करीबी एकनाथ शिंदे इस सियासी संकट की धुरी बने हुए हैं। शिंदे ने कभी उद्धव की सहमति के बगैर काम नहीं किया, लेकिन रातों रात हुई बगावत की भनक उद्धव को लगी तक नहीं। तो क्या महाविकास आघाड़ी से अलग होने के लिए इस सियासी संकट को उद्धव की मौन सहमति है? इसका फायदा ये होगा कि शिवसेना नेता केंद्र एजेंसियों की जांच से बच जाएंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का रास्ता खुल जाएगा। इसका फायदा ये भी होगा कि शिवसेना आक्रामक हिंदुत्व की विचारधारा पर लौट आएगी।
कहीं इसलिए तो उद्धव ने सियासी संकट को सहमति नहीं दी कि काम भी हो जाएगा और गठबंधन तोड़ने का इल्जाम भी नहीं आएगा। एक थियरी ये भी चल रही है कि ये सब स्क्रिप्टिंग जो हुआ है वो उद्धव ठाकरे के सहमति से और उनके ही जानकारी में सब हुआ है, क्योंकि वो जो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार और सोनिया गांधी के सहयोग से वो 2.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो वो कहीं ना कहीं इनको हर्ट करना नहीं चाहते थे और इसलिए एकनाथ शिंदे के माध्यम से ये बगावत का एक जो ड्रामा चल रहा है वो कितना सच है वो तो आने वाले दिनों में उसका जवाब मिल जाएगा। राजनीति बिना कूटनीति के नहीं चलती और राजनीति में कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान पहली बार नहीं हो रहा है। इस राज्य की सत्ता के लिए संग्राम और जबरदस्त उलटफेर का इतिहास पुराना रहा है। 1978 में कुछ इसी तरह शरद पवार ने महाराष्ट्र में बगावत का बिगुल फूंककर सीएम की कुर्सी पर कब्जा किया। महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में सियासी रस्साकशी की अनगिनत मिसाल मिलती है और एक बार फिर महाराष्ट्र में वही सियासी संग्राम मचा हुआ है और इसकी वजह है देश की राजनीति के रण में महाराष्ट्र की अहमियत। यह अहमियत क्यों है ये आपको बताऊं, उससे पहले देखिए कैसे उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद से महाराष्ट्र में लगातार सियासी दंगल मचा हुआ है। तेईस नवंबर 2019 की ये तस्वीरें भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज है। महाराष्ट्र में जब सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कुर्सी बीजेपी से दूर हो गई तो उसने एनसीपी में तोड़फोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश की। ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और बीजेपी के दिल में महाराष्ट्र की कसक कभी खत्म नहीं हुई। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। कांग्रेस और एनसीपी की मदद से उद्धव ने सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी ने कभी हार नहीं मानी और महाराष्ट्र पर कब्जे की लड़ाई खत्म हुई ही नहीं। उद्धव की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी को घेरती रही। अनिल देशमुख रिश्वत कांड का मुद्दा छेड़ा, देशमुख का इस्तीफा हुआ। फिर नवाज मलिक और दाऊद कनेक्शन पर जंग छिड़ी, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ा। टिकटॉक स्टार केस में वन मंत्री संजय राठौर का इस्तीफा हुआ। फिर विधानसभा चुनाव आया तो नंबर गेम में बीजेपी को 4 सीटें मिलनी थी, लेकिन जीती 5। इसी तरह राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन जीती 3। इस जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि राजनीति गणित नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। देखिए, 3 पार्टियां साथ में आती है तो विजय होता है, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, पॉलिटिकल केमिस्ट्री चलती है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री हमारे साथ थी और आगे भी हमारे साथ रहेगी। फडणवीस का ये दावा सही भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का खेमा खाली करने वाले एकनाथ शिंदे की केमिस्ट्री फडणवीस से जबरदस्त है और ये माना जा रहा है कि इसी केमिस्ट्री के दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि राष्ट्र पर राज के लिए महाराष्ट्र बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की कुर्सी की आस बीजेपी ने क्यों नहीं छोड़ी, अब इसे समझिए। लोकसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती हैं। लोकसभा में 14.97% की हिस्सेदारी है। इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं। कुल सीटों का 9.21% है। यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार है। सीटों के लिहाज से तीसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें हैं, टीएमसी की सरकार है। 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। संसद में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले राज्यों में इस वक्त सिर्फ यूपी ही बीजेपी के पास पूरी तरह से है।
बिहार में गठबंधन की सरकार है, बाकी राज्यों में उसकी सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में नंबर गेम भी बीजेपी के फेवर में नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो लोकसभा में 10% सीटें भी देता है और वहां बीजेपी के पास सरकार बनाने का मौका भी है। नंबर गेम के साथ सियासी गुणागणित के नजरिए से महाराष्ट्र अहम हो जाता है, क्योंकि शरद पवार इस वक्त विपक्ष की राजनीति का केंद्र बने हैं। उद्धव की सरकार गिरने पर पवार का पावर सेंटर कमजोर होगा। 2024 में बीजेपी के लिए फायदेमंद ये साबित हो सकता है। ऐसे में इस सियासी गुणागणित के साथ ही राजनीति में महाराष्ट्र की अहमियत, इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था भी है। समझिए, राज्य की जीडीपी 32 लाख करोड़ की है। देश की जीडीपी में 14.2% की हिस्सेदारी है। एफडीआई की बात करूं तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 28.2% की है। अमीर राज्य राजनीतिक दलों की पार्टी चंदे के लिए अहम राज्य बन जाता है, मत भूलिए, और इसीलिए ये बीजेपी के लिए एक अहम राज्य हो जाता है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না। কোরিয়া সিটি? হ্যাঁ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।